Dear students, in this video, I will be telling you about the examination of cardiovascular system. Before proceeding to the examination part, we should know what are the complaints of a patient who is having the cardiovascular problem. है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को है तो क्या क्या कंप्लेंट लेके आ सकता है. ओके, दैट मीन्स you should know that what are the complaints which suggest you that you should examine his cardiovascular system. है ना, क्या क्या वो कंप्लेंट लेके आएगा कि आप सोचेंगे कि सीबीएस हमें एग्जामिन करना चाहिए. द कंप्लेंट में भी द चेस्ट पेन में भी सेंट्रल या लोकलाइज हो सकता है या रेडिएट कर सकता है पेन. तो रेडिएट जो करता है तो इट में रेडिएट टू द आर्म्स. दूसरा कंप्लेंट क्या हो सकता है उसको सांस में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. तो ब्रेथलेसनेस जो होता है या तो रेस्ट पे हो सकता है सांस लेने में दिक्कत, या ड्यूरिंग एक्सर्शन कोई काम करता हो, सीढ़ी चढ़ता हो या और कोई काम करता हो फिजिकल एक्टिविटी, उस टाइम में उसको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होने लगती है. ओके, तो डिस्निया, उसको हम डिस्निया भी कहते हैं. तो डिस्निया जो होता है या तो रेस्ट पे होगा या ड्यूरिंग एक्सर्शन होगा. एक तरह का और डिस्निया होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्निया वाइल लाइंग डाउन. जब लेटता है तो उसको सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ओके, उसको हम ऑर्थोपनिया भी कहते हैं, इसका टर्म्स होता है. तो पहला कंप्लेंट क्या बताया आपको, चेस्ट पेन हो गया. दूसरा क्या हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, है ना. तीसरा कंप्लेंट लेके आ सकता है पेशेंट की धड़कन हो रही है, उसको हम कहते हैं पैल्पिटेशन. तीसरा कंप्लेंट हो सकता है आपको या चेस्ट का हेवीनेस हो सकता है, बोलेगा भारीपन लग रहा है मेरे सीने के ऊपर, या सिंपली हेडेक लेके आ सकता है ना, परसिस्टेंट हेडेक. और कंप्लेंट क्या हो सकता है, मे बी उसको स्वेलिंग हो सकता है बॉडी में, या लोकलाइज स्वेलिंग, या यूजुअली फीट में हो सकता है ना, या बॉडी का स्वेलिंग हो सकता है. ही में ऑल्सो कंप्लेंट ऑफ, आपको बता सकता है वो कि उसको कहीं पे डिस्कलरेशन हो रहा है बॉडी में. यूजुअली बच्चों में होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो लगता है, स्पेशली जब क्राई करता है बच्चा, है ना, तो उसको हम कहते हैं साइनोसिस. एक और कंप्लेंट हो सकता है कि व्हेन ही गेट्स अप फ्रॉम हिज बेड, तो उसको क्या हो सकता है, वो फॉल डाउन कर जाता है या बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगती है. सो दीज आर द कंप्लेंट्स विच सजेस्ट यू दैट यू शुड एग्जामिन हिज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. द नेक्स्ट पार्ट विल मूव ऑन टू द एग्जामिनेशन पार्ट. सो विल स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन ऑफ द सीवीएस. एग्जामिनेशन करने से पहले देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स, लाइक यू शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सब्जेक्ट, वेल लाइटेड रूम होना चाहिए. ओके, और जब हम सीवीएस का एग्जामिनेशन करते हैं तो हेड एंड 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा. एंड अगर फीमेल पेशेंट को आप एग्जामिन कर रहे हैं, देयर शुड बी ए फीमेल अटेंडेंट. Now moving on to the examination part. The examination of the CVS, it is done under two broad headings, like you should examine that part of the general examination which is relevant to the cardiovascular system, and also examination of the precordium. As you know कि CVS जब जनरल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उसमें हम हेड टू टू एग्जामिन करते हैं, लेकिन हमें जब CVS एग्जामिनेशन करना है तो जनरल एग्जामिनेशन हम कंप्लीट जनरल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे. उसमें हम वो पार्ट करेंगे जनरल एग्जामिनेशन का जो कि हमें CVS से रिलेटेड रहेगा. यू शुड सी द कलर ऑफ द पाम्स एंड ऑल्सो द नेल्स का कंडीशन देखना चाहिए. आफ्टर दैट यू शुड एग्जामिन द पैलर हम कहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे करते हैं. लाइक सब्जेक्ट को हम बोलते हैं ऊपर देखने के लिए, ऊपर देखना, और उसके हम नीचे लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में हम देखते हैं रेडनेस, शोज द एक्सटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन. फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है साइनोसिस. साइनोसिस क्या होता है, इट इज़ द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. उसमें हम टंग देखते हैं, जीभ बाहर करना, उसका हम टंग देखते हैं, उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन, या इनर साइड ऑफ द आपका लिप्स, ये हमें सेंट्रल साइनोसिस हमें बताता है. और पेरिफेरल साइनोसिस के लिए टिप ऑफ द नोज एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, ईयर लोब्यूल्स एंड पेरिफेरल स्किन्स में हम देखते हैं पेरिफेरल साइनोसिस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लबिंग क्या होता है, बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द डिस्टल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द डिस्टल फाइलिंग्स. ये हमारा जो डिस्टल फाइलिंग्स है इसका जो बल्बस इनलार्जमेंट ड्रम स्टिक अपीयरेंस हो जाता है ना, टर्मिनल फाइलिंग्स का, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्लबिंग. ये आपको सजेस्ट करता है सम कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी. ये आपको रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी भी बताता है. क्लबिंग हम कैसे चेक करते हैं, हाँ, इस तरह से हम करने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक डायमंड शेप्ड स्पेस बनता है बीच में. अगर ये स्पेस ऑब्लिटरेटेड है इसका मतलब क्लबिंग प्रेजेंट है उसका. ठीक है, तो ये शैमरॉस साइन भी कहते हैं इसको.
ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द एडिमा। कैसे चेक करते हैं? डिस्टल एंड ऑफ द जो आपका टिबिया होता है वहाँ पे हम प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं एंड सी फॉर एनी इंडेंटेशन। अगर इंडेंटेशन प्रेजेंट है तो क्या होता है? एडिमा प्रेजेंट हो जाता है। ओके, इसमें हमारा नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट पार्ट इज द पल्स, दैट यू हैव टू एग्जामिन द पल्स इन ऑल द हेडिंग्स। ओके, लाइक ये आपको 1 मिनट के लिए पूरा लेना है हमें। यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। पूरा 1 मिनट के लिए हमें पल्स लेना चाहिए। और सिंक्रोनिसिटी रेडियल दिखने के लिए हम दोनों जो रेडियल आर्टरी होता है एक साथ हम साइमल्टेनियसली दोनों हम फिल करने की कोशिश करते हैं, दोनों एक साथ आ रहा है, इसका मतलब देयर इज़ नो रेडियल डिले। ओके, देन ब्लड प्रेशर, द ब्लड प्रेशर यू हैव टू टेक बोथ बाय पैल्पेटरी मेथड एंड ऑस्कल्टेटरी मेथड। देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द एग्जामिनेशन ऑफ द नेक वेन्स। इसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को हम उसका जो फेस होता है दूसरे एंड की तरफ हम कर देते हैं। ओके, एंड नेक जो है रिक्लाइनिंग पोजीशन में होता है 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, एंड यू शुड सी द एनी विजिबल पल्सेशन, प्रोमिनेंट पल्सेशन इन द नेक रीजन। ये हम किस तरह से हम प्रेशर को इसको हम मेज़र करते हैं? इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस, या हम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अपर कॉलम ऑफ द पल्सेशन, है ना, वेनस पल्सेशन टू द एक्सटर्नल एंगल। ये एक्सटर्नल एंगल होता है हमारा, इट इज़ द एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल एंगल आपको जो हमारा मैन्यूब्रियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ द स्टर्नम दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पे एक्सटर्नल एंगल होता है एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द सेकेंड रिब। तो ये एक्सटर्नल एंगल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं और ये जो हमारा अपर कॉलम ऑफ द वेनस पल्सेशन तो उससे हम वर्टिकल लाइन डालते हैं। तो जितना आपका ये डिस्टेंस होगा वो उतना सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर हो जाता है। तो नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्या होता है, जो जब हम 45 डिग्री पेशेंट पे सब्जेक्ट को हम रिक्लाइन कराते हैं तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये एक्सटर्नल एंगल और आपका जो क्लेविकल है, क्लेविकल और एक्सटर्नल एंगल ये क्या होता है, एक लेवल पे आ जाता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, जो आपका जो वेनस पल्सेशन होगा, वेनस प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो आपको जस्ट एट द अपर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल यहाँ तक रहेगा। अगर इससे ऊपर में अगर पल्सेशन आपको विजिबल मिल रहा है इसका मतलब जेवीपी रेज्ड है। ओके, सो इन दिस पेशेंट, इन दिस सब्जेक्ट देयर इज जेवीपी इज नॉट रेज्ड, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दैट जो जुगुलर वेनस प्रेशर जो होता है वो कौन से वेन में हम इसको हम अकाउंट करते हैं, दैट इज़ इंटरनल जुगुलर वेन या एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो इसमें हम इंटरनल जुगुलर वेन में हम क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो होता है वो डिफरेंट फाशियल प्लेन से ये गुजरता है तो इट इज़ मोर लायबल टू कंप्रेशन। तो जेवीपी जो पल्सेशन होता है आप कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कैरोटिड पल्सेशन भी होता है तो आर्टरी का पल्सेशन और वेनस पल्सेशन से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रेशर देते हैं। अगर आर्टीरियल पल्सेशन होगा तो वो पल्सेशन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वेनस पल्सेशन होगा तो वो डिसअपियर कर जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द चेस्ट विच लाइज ओवर द हार्ट, जो हार्ट के जस्ट ऊपर में जो एरिया है चेस्ट का उसको हम प्रीकॉर्डियम एरिया कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम करते हैं तो इसको हम 4 हेडिंग्स में करते हैं। जितने भी आप सिस्टम का एग्जामिनेशन करोगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन में यही 4 हेडिंग्स में होते हैं, दैट इज़ इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। स्टार्टिंग विद द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम टच नहीं करते हैं, यू जस्ट हैव टू इंस्पेक्ट दैट एरिया। उसमें हम सब्जेक्ट का एरिया जो हम देख करके हम एग्जामिन करते हैं उसमें, ठीक है। इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, दैट एरिया शुड बी एक्सपोज्ड अप टू द वेस्ट। तो इंस्पेक्शन में हम किस सेटिंग्स में करते हैं, लाइक यू शुड सी दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ द चेस्ट एंड सिमेट्री ऑफ द चेस्ट। शेप नॉर्मली जो चेस्ट का होता है, नॉर्मल जो चेस्ट का होता है वो इलेप्टिकल शेप का होता है। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ज़्यादा होता है दैन द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, इट इज़ 7:5 रेशियो होता है। उसके बाद सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स दोनों तरफ का चेस्ट बराबर है कि नहीं, एक तरह है कि नहीं है। एंड इन दिस सब्जेक्ट क्या है, हमारा शेप इलेप्टिकल शेप है, नॉर्मल शेप है, और सिमेट्री इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। देन यू शुड सी फॉर एनी स्कार मार्क। स्कार मार्क अगर बाय द वे चेस्ट एरिया में है, इट सजेस्ट कोई इंजरी हुआ है पहले या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, एनी प्रीवियस ऑपरेशंस, या फिर आपको देखना है डायलेटेड और सुपरफिशियल इंगॉस वेन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द एबनॉर्मल बल्जिंग और डिप्रेशन। अगर कोई बल्जिंग है तो मे बी कोई कार्डियक पैथोलॉजी भी हो सकता है, कोई अंदर में इफ्यूजन हो सकता है। ओके, देन यू शुड सी ऑल्सो फॉर
एपिकल इम्पल्स या कार्डियक इम्पल्स भी बोलते हैं या एपेक्स बीट भी बोलते हैं। तो इस तरह से भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे भी, या फुट एंड से भी जाके देख सकते हैं। ये कोई थ्रस्ट तो नहीं है जो चेस्ट पे आ रहा है। एपिकल इम्पल्स क्या हुआ? कार्डियक इम्पल्स, इट इज़ द थ्रस्ट विच इज़ गिवन बाय द हार्ट टू द चेस्ट वाइल ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज। जब होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो प्रेशर क्या होता है? चेस्ट पे देगा, तो वो पल्सेशन कर सकता है, वो थ्रस्ट होगा, तो वो पल्सेशन के फॉर्म में आपको दिखाई दे सकता है। तो यू कैन इंस्पेक्शन में आप जस्ट बोल सकते हैं कि जो एपिकल इम्पल्स इज़ विजिबल जस्ट बिलो द निपल एरिया, क्योंकि आप इसमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट पैल्पेशन में आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन आप बताएंगे। देन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पल्सेशन अपार्ट फ्रॉम द एपिकल इम्पल्स। एपिकल इम्पल्स तो ठीक है, उसके अलावा और कोई एनी अदर पल्सेशंस तो नहीं है। नेक्स्ट कम्स द पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम टच कर सकते हैं, जो भी आपने फाइंडिंग आपको मिला था इंस्पेक्शन में, उसको आपको कंफर्म करना है फाइंडिंग पैल्पेशन में। इसमें हमें क्या करना है? इसको रब कर लेना चाहिए पहले टच करने के लिए पेशेंट को, सब्जेक्ट को। देन यू कैन टच। उसको हम टेम्परेचर देख सकते हैं, है ना, इस तरह से कि टेम्परेचर रेस तो नहीं है। टेम्परेचर, देन टेंडरनेस। टेंडरनेस क्या होता है? हम प्रेशर देते हैं यहाँ पे। टेंडरनेस क्या है? इट इज़ अ साइन एंड पेन इज़ ए सिम्टम। पेन आपको सब्जेक्ट बताएगा, लेकिन टेंडरनेस एग्जामिनर एलिसिट करता है। ऑल्सो जब एग्जामिन कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट का फेस को आपको अपोजिट साइड कर देना है, ठीक है। तो टेंडरनेस के लिए हमें इसको प्रेशर देना है, और सब्जेक्ट अगर पेन होगा तो विंस करेगा, उसका आंखों से आपको पता चलेगा कि उसको दर्द हो रहा है ना, ही विल विंस इन पेन। तो इसमें टेंडरनेस नहीं है। देन you have to confirm the findings of inspection, that is you have to locate the position of the apex bit या apical impulse। apical impulse का position it is very important for the examination कि apical impulse हम कैसे locate करेंगे, कैसे करते हैं हम? You should use the palm of your hand, right hand, dominant hand, and you should see the maximum आपको कहाँ पे नीचे से thrust मिल रहा है ना। अल्नर बॉर्डर यूज़ करना है। देन यू हैव टू लोकेट विद योर इंडेक्स फिंगर, इस तरह से। एंड यू शुड यूज़ द पेन। यहाँ पे एक पेन यूज़ कर लीजिए और इस पॉइंट को आप लोकेट कर लीजिए। अब इस पॉइंट को आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस पॉइंट का। दिस इज़ द एपिकल इम्पल्स या एपेक्स बीट। ये एपेक्स बीट जो होता है, एपिकल इम्पल्स, ये क्या होता है? इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ डेफिनिट कार्डियक पल्सेशन। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ डेफिनिट कार्डियक पल्सेशन। तो इसको हम काउंट कैसे करते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो द एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कहाँ पे होता है? आपको ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, जुगुलर नॉच है, उससे हम नीचे जाते हैं, और जो आपको प्रोमिनेंट एलिवेशन मिल रहा है, जैसे आप लोअर डन जाएंगे, एट द जंक्शन ऑफ द मैन्यूब्रियम स्टर्नम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम, इसको हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं। तो ये जो आपका एक्सटर्नल एंगल है, लैटरली हम जाएंगे तो इस सेकेंड रिब को कॉरेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। दोनों साइड में सेकेंड रिब होता है, सेकेंड रिब होता है, उसके नीचे होगा सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, देन थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फोर्थ, और ये फिफ्थ। यहाँ पे था हमारा एपिकल इम्पल्स, है ना, एपेक्स बीट था। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आ रहा है, इसका जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन होता है ये, ठीक है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड एक्सटर्नल लाइन, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल एपेक्स बीट का पोजीशन होता है। ये आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कैसे आप लोकेट करोगे, ठीक है। तो नॉर्मली तो आपको यहाँ पे मिलेगा जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, या हाफ एन इंच मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। लेकिन बहुत सारे कंडीशंस में क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट। लाइक अगर पेशेंट ओबेज है, या फिर रिब के नीचे में एपेक्स बीट आ रहा है ना, या थिक उसका मसल्स है, ठीक है, या और बहुत डिजीज़ कंडीशंस है। अगर आपको एपिकल इम्पल्स सुपाइन पोजीशन में नहीं मिल रहा है, तो सब्जेक्ट को आप बैठा सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में भी हम इस तरह से करते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो उसको हम थोड़ा उसको झुका देते हैं आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, और देन लोकेट करते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तब आप क्या करेंगे? राइट साइड में देखेंगे आप इस तरह से, क्योंकि कभी कभार ऐसा कंडीशन भी होता है, हार्ट क्या होता है, राइट साइड में हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये बहुत रेयर होता है लेकिन मिलता है, इसलिए हमें अगर नहीं मिल रहा था आपको राइट साइड में भी चेक करना है। उसके बाद होता है पैरास्टर्नल हीव। पैरास्टर्नल हीव हम कैसे चेक करते हैं? या हम अपना डोमिनेंट हैंड का अल्नर बॉर्डर हम यूज़ करते हैं जस्ट लेफ्ट पैरास्टर्नल एरिया में। तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपको ये अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा,
लेकिन अगर क्या होता है, अगर ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है विथ ईच बीट, अगर हर बीट के साथ में ऊपर नीचे आपको प्रोमिनेंटली मूव कर रहा है, इसका मतलब पैरास्टर्नल हिप प्रेजेंट है। नॉर्मल केस में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। एंड इट सजेस्ट, अगर प्रेजेंट है, इट सजेस्ट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एक और कंडीशन होता है जो पैल्पेशन में हम चेक करते हैं, दैट इज थ्रिल। थ्रिल क्या होता है? इट इज़ ए पैल्पेबल मर्मर। मर्मर क्या होता है? इट इज़ एन एब्नॉर्मल साउंड विच इज़ हर्ड ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन पार्ट, है ना। ऑस्कल्टेशन पार्ट में जो हर्ड साउंड्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा साउंड मिलता है, उसको आप मर्मर कहते हैं। अगर यही मर्मर आपको फील भी होने लगे तो उसको हम थ्रिल कहते हैं, है ना। और किस तरह का आपको फीलिंग मिलेगा? लाइक अ वर्म जो कि आपके हैंड के नीचे चल रहा होगा, ओके। इट इज़ मूविंग अंडर योर हैंड्स, है ना। इट इज़ कॉल्ड पैल्पेबल मर्मल और थ्रिल भी कहते हैं। सो दिस कंप्लीट्स द पैल्पेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द परकशन पार्ट। उसमें हम क्या करते हैं, ये फ्लेक्सीमीटर फिंगर हम रखते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस में, और ये जो आपका डोमिनेंट हैंड का ये जो परकशन फिंगर भी कहते हैं, इसको हम इस तरह से परकस करते हैं, है ना। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक पेरिकार्डियल इफ्यूजन, है ना। पेरिकार्डियल स्पेस में अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या है, हम बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट को हम डिलीनिएट करते हैं, जो कार्डियक बॉर्डर्स होते हैं उसमें, लाइक राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, बिकॉज जो राइट बॉर्डर हार्ट का होता है वो इट इज़ कम्स जस्ट अंडर द स्टर्नम, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिलीनिएट, ठीक है। लेकिन लेफ्ट बॉर्डर जो हार्ट का होगा वो आपको कैसे करेंगे डिलीनिएट? लेफ्ट बॉर्डर कैसे करेंगे? जो मिड एक्सिलरी लाइन है, मिड एक्सिलरी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से। तो इस तरह से हम लाएंगे लैटरल टू मीडियल की तरफ। तो आपको जहाँ पे रेजोनेंट से डल ये कन्वर्ट हो जाएगा साउंड, तो वो आपका लेफ्ट बॉर्डर हो जाएगा। अपर बॉर्डर जो हार्ट का होगा वो क्या होगा? आपको सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो जहाँ पे रेजोनेंट से डल की तरफ कार्डियक एरिया आ जाएगा तो वहाँ पे डल शुरू हो जाएगा। तो यूजुअली थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टार्ट हो जाता है अपर बॉर्डर। और लोअर बॉर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ये आपको कोइंसाइड करता है डायफ्राम से और जो आपका लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर है। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन जो हार्ट का होता है उसको हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो देर आर 4 कार्डियक एरियाज जहाँ पे ऑस्कल्टेट किया जाता है। वन इज़ द माइट्रल एरिया जो एपेक्स बीट के अराउंड होता है। माइट्रल एरिया, ये जो एपेक्स बीट, जो नॉर्मल एपेक्स बीट का पोजीशन क्या होता है? इट इज़ लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। फिर ट्राइकैस्पिड एरिया होता है, ये कहाँ पे होता है? लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है। ये माइट्रल एरिया और ट्राइकैस्पिड एरिया, यहाँ पे S1 ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड। थर्ड एरिया कौन है? आयोटिक एरिया है। आयोटिक एरिया कहाँ पे होता है आपका? इट इज़ in the second intercostal space just lateral to the right side of the sternum, and the pulmonary area is in the left second intercostal space just lateral to the sternum, ठीक है। तो ये हमारा 4 एरियाज है। तो ये माइट्रल एरिया और ट्राइकैस्पिड एरिया में फर्स्ट हार्ट साउंड ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, और आयोटिक एरिया और पल्मोनरी एरिया में सेकेंड हार्ट साउंड ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपको, इसमें अगर फर्स्ट हार्ट साउंड को आप कैसे लोकेट करोगे, फर्स्ट हार्ट साउंड है या सेकेंड हार्ट साउंड है। जो साउंड जो आप सुन रहे हो ऑस्कल्टेट करके, इससे इस कार्डियोटिक पल्सेशन से कोइंसाइड करेगा, वो फर्स्ट हार्ट साउंड होगा, और जो नेक्स्ट वाला जो सुन रहे हो वो सेकेंड हार्ट साउंड होगा। फर्स्ट हार्ट साउंड आपको पता है, इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व, है ना। राइट साइड में ट्राइकैस्पिड होता है, लेफ्ट साइड में माइट्रल वाल्व होता है। और सेकेंड हार्ट साउंड आपका इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व, दैट इज पल्मोनरी और आयोटिक वाल्व। नेक्स्ट पॉइंट इज द एनी प्रेजेंस ऑफ मर्मर, कोई एक्स्ट्रा साउंड है, एडेड साउंड, चारों एरियाज में, ठीक है। अगर आपको मर्मर मिल रहा है तो उसका आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि ये सिस्टोलिक मर्मर है या डायस्टोलिक मर्मर है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ एनी बेजल क्रेपिटेशंस। बेजल एरिया ऑफ द लंग्स में हम ऑस्कल्टेट करते हैं और देखते हैं कोई क्रेपिटेशन साउंड होता है, वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन में मिलता है। एडेड साउंड है, एक्स्ट्रा साउंड है, नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी साउंड होता है वो वेजिकुलर साउंड होता है। तो अगर बेजल क्रेप्स प्रेजेंट है, ये बताता है आपको हार्ट फेलियर के बारे में बताता है। सो दिस कंप्लीट्स द एग्जामिनेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। So students, in your examination you should compile your results in this format.
ऊपर में एम या ऑब्जेक्टिव लिखोगे। देन ऑब्जर्वेशन टेबल स्टार्ट होता है पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्जेक्ट से, जिसमें हम नेम, एज, सेक्स, डेट एंड टाइम लिखते हैं। उसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन विच इज़ रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दूसरा हेडिंग क्या होता है हमारा, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में विच इज़ रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कलर ऑफ पाम्स एंड नेल्स में नॉर्मल क्या लिखोगे आप, नॉर्मल लिखोगे नॉर्मल सब्जेक्ट्स में। ऐसे क्या रिफ्लेक्ट करता है पाम्स में, कलर ऑफ पाम्स में हम देख सकते हैं पैलर को पेरिफेरल एरियाज में। ओके, देन नेल्स में आपको स्प्लिंटर हेमरेजेस इसमें देखा जाता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी को बताता है। देन नेल्स में क्वाइलोनिकिया एक होता है जो कि आयरन डेफिशिएंसी के चलते होता है। देन उसी तरह फिर पैलर चेक कीजिएगा, साइनोसिस, क्लबिंग, इडिमा, ये सब में आप क्या लिखोगे नॉर्मल सब्जेक्ट्स में, नॉट प्रेजेंट। देन पल्स आप लिखिएगा इन ऑल द हेडिंग्स। हैं सपोज दैट किसी का 74 बीट्स पर मिनट है तो 74 बीट्स पर मिनट, रेगुलर रिदम, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन। ओके, देन कंडीशन ऑफ वेजल वॉल लिखेगा, नॉट पैल्पेबल लिखते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होता है एडल्ट्स में। देन नो रेडियो रेडियल डिले जिसको हम सिंक्रोनसिटी भी कहते हैं, सिंक्रोनस पल्स, बायलैटरल सिंक्रोनस पल्स या नो रेडियो रेडियल डिले, नो रेडियो फेमोरल डिले। देन ब्लड प्रेशर दोनों लिखेंगे पैल्पेट्री मेथड से जो आपने किया है, ऑस्कल्टेटरी मेथड से। पैल्पेट्री में आपको पता है मेनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही मिलता है। ऑस्कल्टेटरी में दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों मिलेगा। एंड यूजुअली जो आप ब्लड प्रेशर लिखेंगे तो पैल्पेट्री में थोड़ा कम रहता है ब्लड प्रेशर, ऑस्कल्टेटरी में थोड़ा आपको ज़्यादा मिल सकता है। लाइक अगर 110 मिलीमीटर मर्करी आया है पैल्पेट्री मेथड से तो ऑस्कल्टेटरी में आपको 116, 118 या 120/80 इस तरह से आपको मिल सकता है। और जेबीपी फिर चेक करते हैं हम, तो जेबीपी नॉर्मल सब्जेक्ट्स में हम क्या लिखते हैं, नॉट रेज्ड। ठीक है, रेज्ड कब हो जाता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जेबीपी रेज्ड हो जाता है। आपको पता है कि हम इंटरनल जुगुलर वेन में हम प्रीफर करते हैं, नेक में हम देखते हैं दो एक्सटर्नल जुगुलर वेन वुड हैव बीन ईजियर टू सी, लेकिन क्या होता है इंटरनल जुगुलर वेन में जो होता है वो प्रेशर क्या होता है इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर चेंजेस इन द राइट एट्रियम। और क्या होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन इज़ नॉट रिलायबल बिकॉज उसमें जो वेनस वाल्व्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं स्मूथ कंडक्शन ऑफ वेनस प्रेशर को। ऑल्सो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो होता है ओके इट पासेस थ्रू द फाशल प्लेन्स विच आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंप्रेशन, इसलिए हम इंटरनल जुगुलर वेन में हम प्रेशर चेंजेस देखते हैं। और हो सकता है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, नेक में आप देखोगे तो इसका प्रेशर, इसका जो पल्सेशन है वो आप आर्टीरियल पल्सेशन से भी कंफ्यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मॉडरेट प्रेशर देते हैं एबव द क्लेविकल विथ ए फिंगर। वेनस पल्स होगा तो क्या होगा, वो ऑब्लिटरेट होगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, लेकिन जो आर्टीरियल पल्स होगा तो वो ऑब्लिटरेट नहीं होगा। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वेनस पल्सेशन इज बेटर सीन देन फेल्ट, आर्टेरियल पल्सेशन क्या होता है, बेटर फेल्ट देन सीन। उस तरह से फिर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम पे हम आ जाते हैं। इंस्पेक्शन में क्या आ जाएगा, शेप एंड सिमेट्री ऑफ द चेस्ट। शेप क्या होता है, एलिप्टिकल शेप का होता है चेस्ट हमारा नॉर्मल। सिमेट्रिकल में बायलैटरली सिमेट्रिकल लिखेंगे नॉर्मल केस में। एनी बल्जिंग और डिप्रेशन, नो एनी बल्जिंग और डिप्रेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम, ये लिखना है। देन डायलेटेड और इंगॉस सुपरफिशियल वेन्स में नॉट प्रेजेंट है ना। स्कार मार्क, नो एनी स्कार मार्क। कार्डिक इम्पल्स या एपेक्स बीट में इंस्पेक्शन में चूँकि हम सब्जेक्ट को हम टच नहीं करते हैं तो क्या करते हैं उसमें हम जस्ट उसका रफ लिख सकते हैं, लाइक द कार्डिक इम्पल्स इज सीन जस्ट मीडियल एंड बिलो द निपल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसी किसी सब्जेक्ट्स में आपको पल्सेशन आपको विजिबल नहीं होगा, लाइक ओबेस पेशेंट है या जो आपको एपेक्स बीट है जस्ट बिलो द रिब आ रहा है, या फिर फीमेल के केस में पेंडुलस ब्रेस्ट है ओके, या थिक उसका मैस्कुलर बॉडी है ना, इस तरह केस में आपको विजिबल नहीं भी हो सकता है। एनी अदर पल्सेशन ये देखेंगे नॉर्मली प्रीकॉर्डियम के ऊपर में
इसके अलावा और कोई पल्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा जगह पल्सेशन मिलता है लाइक नेक में नॉर्मल कैरोटिड पल्सेशन विजिबल हो सकता है, या एपिगैस्ट्रिक एरिया में आपको एरोटिक पल्सेशन मिल सकता है लीन एंड थिन इंडिविजुअल्स में, ओके। देन कमिंग ऑन टू द पैल्पेशन पार्ट। पैल्पेशन में टेम्परेचर हम चेक करते हैं। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होगा। टेंडरनेस नॉट प्रेजेंट, टेंडरनेस आपको बताया था ये, इट इज़ एलिसिटेड बाय द एग्जामिनर एंड इट इज़ अ साइन, ओके। तो टेंडरनेस नॉट प्रेजेंट नॉर्मल केस में होगा। एपेक्स बीट का हम लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हम इसमें लिखेंगे, दैट एपेक्स बीट इज फेल्ट इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, नॉर्मल केस से मिलता है नॉर्मल सब्जेक्ट्स में, या 8 to 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड एक्सटर्नल लाइन, है ना। इस तरह से एपेक्स बीट इट इज द लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ डेफिनेट कार्डियक पल्सेशन। देन पैरास्टर्नल हीव, तो पैरास्टर्नल हीव नॉर्मल केस में एब्सेंट रहेगा। थ्रिल भी एब्सेंट मिलेगा, है ना, पैल्पेबल मर्मर को कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज द परकशन। परकशन में क्या करते हैं, इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट आपको इन द कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन। इसमें हम डिमार्केट करते हैं हार्ट बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। राइट बॉर्डर तो आपको बताया था, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ये स्टर्नम के जस्ट नीचे रहता है। लेफ्ट बॉर्डर जो लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और मीडियली की तरफ जाते हैं, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, और देखते हैं कहाँ पे आपका रेजोनेंस से डल कन्वर्ट हो रहा है। जिस पॉइंट पे डल में कन्वर्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोकेट कर लेते हैं और सब पॉइंट को मिला लेते हैं, वो आपका लेफ्ट बॉर्डर हो जाएगा, ठीक। अपर बॉर्डर आपको बताया, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से हम परकस करना स्टार्ट करते हैं और नीचे जाते हैं, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, ओके, इस तरह से। तो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में यूजुअली क्या होता है, रेजोनेंट से डल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हो गया अपर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर ये भी डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ये कोइंसाइड करता है आपको डायफ्राम से एंड ऑल्सो द आपको जो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर है, ओके। देन मूविंग ऑन टू द ऑस्कल्टेशन पार्ट, एज यू नो देयर आर 4 ऑस्कल्टेटरी एरिया, दैट इज mitral area, tricuspid area, aortic area and pulmonary area. Mitral area corresponds to the apex bit and it is located in the left fifth intercostal space, half an inch medial to the midclavicular line or 8 to 10 centimeter away from the mid-external line. Then the tricuspid area, it is also located in the left fifth intercostal space but at the lower left to the sternum, sternum के lower end पे और left side में. Then the aortic area, it is located in the right second intercostal space just at the right side of the sternal border. Then the pulmonary area, it corresponds to the corresponding area होता है aortic area के left side में, so it is located in the left second intercostal space at the left sternal border, okay. So mitral area और tricuspid area में हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड इज हर्ड बेटर, aortic area और pulmonary area में second heart sound is heard better. And in the examination you can write in the normal subjects कि S1 and S2 heard in all the areas. S1 S2 heard, S1 S2 heard, S1 S2 heard. S1 means first heart sound, S2 is second heart sound. After this, in the next point you can write the presence of any added sound, that is the murmur, जिसको हम abnormal sound बोलते हैं. So normal case में क्या मिलेगा, murmur is absent. Then the base of the lung, so you should also examine the base of the lung while doing the CVS examination, because आपको बताया था राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर में बाइलेटरल बेजल क्रेपिटेशंस मिलते हैं, ओके. सो नॉर्मल केस में क्या मिलेगा, बेस ऑफ द लंग इज नॉर्मल या क्लियर लिखोगे, नो एनी एडेड साउंड, नो क्रेपिटेशंस प्रेजेंट, नो बाइलेटरल बेजल क्रेपिटेशंस. So lastly you should write the result that the examination of the cardiovascular examination of the given subject is normal. That finishes your CVS examination. Thank you.